अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगा पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को लेकर, यानी 20 सितंबर 2021 पितृपक्ष आरंभ हो रहा है और वहीं 6 अक्टूबर तक पितृ विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा। यानी ये अवधि जो है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में देखी जाएगी। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा पितृदोष के जो कारण हैं, फिर निवारण पर हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम समझ जाएं कि वास्तव में कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण। कुंडली में कुछ लक्षण, कुछ स्थितियां, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनको देखकर आप खुद भी ये तय कर सकते हैं कि क्या ये पितृदोष के सिम्टम्स हैं। अगर अपनी स्थितियों को आप लोग थोड़ा सा विश्लेषण करें, ग्रस्थितियों पर आप विचार करें, अपने कार्य क्षेत्र पर आप विचार करें, कुछ लक्षण मैं यहां पर आपको बता देता हूं। बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे, सब कुछ है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ है लेकिन फिर भी निरस्त है, अशांति का माहौल बना है, कहीं ना कहीं परिवार में विवाद है, एक मत नहीं है, तो ये इसी के लक्षण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी कार्यों में अड़चन आना, व्यवधान आना, यह भी उसका एक लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? विवाह में विलंब, संतान में समस्याएं आना, विलंब से होना या फिर पुत्र उत्पत्ति ना होना, ये तमाम सारी चीजें इनके कारणों में से एक हो सकती है। वैसे जन्म कुंडली विश्लेषण के विषय हो सकता है इसके पीछे कुछ और भी कारण हो, लेकिन सामान्यतः ये लक्षण निकल करके आए तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर हम स्थिति परिस्थितियों का विश्लेषण करें तो कुछ योग जो मैं आपको सामान्यतः आपको बता देता हूं। मैं आपको उपाय बताऊं, डेट मैंने आपको बता दिया है, आप उपाय क्या कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर वो आधार कैसे बनेगा। जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं, यदि राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र के साथ में संबंध बनाते हो। अब कैसे संबंध? या तो युति का संबंध हो, ग्रहों की अलग अलग युतियों के साथ अलग अलग फल होता है, यानी एक जगह में एक स्थान पर अगर 2, 3, 4 ग्रह कोई भी युति करते हैं तो उनका अलग अलग फल है। वैसे मैं विस्तार से इसके लिए चर्चा कर चुका हूं अलग अलग युतियों को लेकर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उन तमाम वीडियोस को भी देख सकते हैं जानकारी के लिए। अगर ये सूर्य चंद्र के साथ में युति करते हैं, मान लो सूर्य के साथ राहु बैठ गया, तो ये कौन सा योग बना? अगर इसके साथ सूर्य के साथ में यहां पर या चंद्र के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह आकर बैठ जाता है, या फिर चंद्रमा के साथ में शनि बैठ जाता है, आप देख सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थितियां बन रही हैं। क्योंकि अगर यहां पर जैसे कि सूर्य के साथ में, चंद्र के साथ में अगर राहु और केतु दोनों में से एक बैठते हैं तो ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। ग्रहण योग जो पूरे जीवन पर कहीं ना कहीं ऐसा इफेक्ट डालता है कि व्यक्ति जो करना चाहता है, जिन तरक्कियों तक वो पहुंचना चाहता था वो पहुंच सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं तमाम अड़चने आती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इनका उपाय भी करते हैं और उपायों से फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या उपाय करने चाहिए सटीक समय पर, ये सब तमाम चीजें इसमें देखने लायक होती है। या फिर जैसे बृहस्पति के साथ में राहु आकर बैठ जाए, जैसे गुरु चांडाल भी कहता है, यह योग भी उसी में से एक है। या फिर काल सर्प दोष को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती है। वैसे अलग अलग तरीके से ये 12 ग्रहों में काल सर्प योग भी अपना एक स्थान रखता है, वो भी इसी का एक लक्षण हो सकता है। कुछ दोष आदि भी हो सकते हैं, जैसे मैंने शनि के साथ में चंद्रमा का युति का फल आपको कहा, वह योग एक निर्माण होता है जिसको विष योग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं कुंडली के अंदर जो आप देख सकते हैं खुद की ये योग आपके साथ बन रहे हैं। उसमें भी भाव स्थान कुछ खासकर मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि लग्न के अंदर युवा बन रहा है तो कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमताओं या शारीरिक प्रॉब्लम्स आपके साथ, हेल्थ इश्यूज हमेशा बने रहेंगे, बीमारी कोई ना कोई निश्चित रूप से बनी रहेगी। आज इसकी दवाई चल रही है, कल उसकी चल रही है, आज ये ठीक है घर में, ये ठीक है तो कल दूसरा बीमार है। तो ये सारी तमाम समस्याएं उनके साथ में अक्सर बनी रहती है।
सेकंड हाउस पर मान लो स्थितियां ये युति या दृष्टिगत कोई संबंध के साथ में कोई योग बन रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, फाइनेंस प्रॉब्लम बनी रहेगी। या एकादश में, सेकंड हाउस में या फिर 11th हाउस में अगर ये योग बनता है तो ऐसे में फाइनेंस प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। कहीं पैसा फंस जाना, उधार दिया हुआ वापस नहीं आता है, बिजनेस व्यापार में जो पैसा लगाया उसकी रिकवरी नहीं होती है, वो पैसा कहीं डूब जाता है। तो ऐसे बहुत सारे योग इस तरह के बनते हैं। थर्ड हाउस में बनेगा, भाई बहनों के साथ विरोध रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। चौथे हाउस में बनता है तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो सुख संसाधन है या माता का स्वास्थ्य है, ये भौतिक उन्नति जो हम करना चाह रहे थे, उन सब में यहां पर रुकावटें बन जाती हैं। वहीं पंचम भाव पर अगर योग बनता है, फिफ्थ हाउस के अंदर बनता है, तो सबसे पहले तो एजुकेशन पर इसका अब असर देखने को मिलेगा। ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, एजुकेशन प्रभावित हो जाता है, और जब शिक्षा प्रभावित होती है तो आप समझ सकते हैं पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर उपाय हमें देखना चाहिए। षष्टम पर बनता है, यहां भी कहीं ना कहीं कर्ज है, रोग है, ऋण है, इन सब चीजों की प्रॉब्लम। सेवंथ हाउस में बनता है तो मैरिज लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम यहां पर बनी रहती है, विवाह में विलंब होना या मैरिड लाइफ में बाद में कहीं ना कहीं इश्यूज आना। अष्टम भाव में, खासकर नवम भाव के अंदर अगर बनता है तो ये पूरे भाग्य पर इफेक्ट रखता है। दसम के अंदर कहीं ना कहीं पिता के साथ वैमनस्य और जो सरकारी कार्य हैं उनमें दिक्कतें, उनमें रुकावटें, ये सब तमाम चीजें, मान प्रतिष्ठा यश, उनमें प्रॉब्लम आती है। एकादश में मैंने फाइनेंस का आपको बता दिया। तो ये कुल मिलाकर के कुछ ऐसे खास भाव थे जहां पर ये अपना पूरा प्रभाव इनका देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कौन कौन सी युतियां थी उसके आधार पर बताया, कौन कौन से भाव था उसका आधार पर बताया। अब बात कर लेते हैं सीधा उपाय की। देखो, अगर सबसे श्रेष्ठ उपाय की हम बात करें और आप समर्थ हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है इसके लिए भागवत कथा, क्योंकि प्रेत धुंधकारी जैसे कि अगर मुक्ति हो सकती है तो सामान्य प्रेतों की मुक्ति कोई असंभव या आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें दूसरे उपाय के तौर पर भागवत जी का मूल पारायण करना चाहिए, जो श्रेष्ठतम उपाय में आता है। चौथा उपाय हमें तीसरा उपाय अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो हमें नारायण बलि कराना चाहिए। नारायण बलि के लिए श्रेष्ठतम स्थान बद्रीनाथ, बद्रीनाथ नहीं हो पा रहा तो हमें हरिद्वार, नारायण शिला, और वहां पर नहीं हो पा रहा तो हमें गया पिंडदान आदि, वहां पर नारायण बलि कराना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं पितृ विसर्जन, ऐसा कुछ नहीं होता है, विसर्जन करने की चीज नहीं है, आवाहन और विसर्जन देवताओं का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए विसर्जन का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। पितरों की पूजा हमेशा नियमित रूप से करनी चाहिए, श्राद्धों में विशेषकर करनी चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो तीसरा उपाय सबसे सरल और इजी उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, नियमित रूप से अपने पितरों को, वैसे तिथि पर हो तो ठीक है, नहीं तो नियमित भी करें तो बहुत अच्छा है, तर्पण करना चाहिए और विप्र भोज आदि का जो है यहाँ पर आपको करना चाहिए, ताकि आप इसके अच्छे परिणाम आप पाएं। और कहीं भी तीर्थों में जाएं वहां भी आपको जलांजलि अर्पित जरूर करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष को लेकर खास चर्चा।